नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उनकी नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। वी.डी. शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर इस वक्त दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात भी कर ली है। साथ ही आलाकमान के कई अन्य नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। दूसरी ओर नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में नेताओं में हलचल तेज हो गई। सबको कुछ ही वक्त की है, जल्दी खत्म होंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनकी नई टीम के जितने संभावित नाम या दावेदार हैं, उन सबको ये उम्मीद है कि जल्दी ही सूची घोषित कर दी जाएगी। और सीधे भोपाल का रुख करते हैं। सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से। सुधीर, अब जबकि वी.डी. शर्मा दिल्ली में है, मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या उम्मीद करें? देखिए पुनीत, बिल्कुल एक साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है जो प्रदेश कार्यकारिणी के दावेदार थे उनके इंतजार का। लिहाजा कहना होगा कि इंतजार की घड़ियां अब जल्द समाप्त होने को हैं और वी.डी. शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के एक साल के बाद अब उनकी नई टीम जो है वो स्वरूप में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो वी.डी. शर्मा, सुभाष भगत अकेले में इस सूची को लेकर मंथन कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि पहले से बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के सीनियर नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, इसके अलावा उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी से नामों के साथ सहमति बना ली गई थी। इक्का दुक्का नामों को लेकर कहीं कोई पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से मंथन किया गया था और उसके बाद में यह तय किया गया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टीम सबसे परफेक्ट हो, जो चुनाव जिताकर सत्ता में लगातार बीजेपी को बनाए रखे, ऐसे चेहरों को कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। लिहाजा एक बार फिर से मशक्कत की गई और 2 दिन के मंथन के बाद आज सुबह ही वी.डी. शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उनकी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात हो चुकी है। 2 दिन का उनका ये दौरा कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की जाएगी। सूची पर अंतिम मोहर लगवाई जाएगी और 1-2 नामों को लेकर अगर कहीं कोई असहमति या सहमति बनती है तो उनको एडजस्ट करने के बाद में किसी भी समय बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक अगर बात करें पुनीत, तो 5 महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें क्षेत्रगत जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया था, पर लेकिन उसमें वो झलक दिखाई नहीं देती जो लग रहा था कि शायद 2023 की तैयारी के मद्देनजर है। लिहाजा कहना होगा कि अब जब वी.डी. शर्मा की टीम सामने निकल कर आएगी, जिसमें यह माना जा रहा है कि लगभग 10 उपाध्यक्ष और इतने ही जो सचिव हैं उनको स्थान मिलना है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद इस समय बकाया है। ऐसे में कई सारे दावेदारों को समाहित करना ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी और काफ़ी मंथन विचार के बाद में इस सूची को तय करने के बाद अब दिल्ली में नेताओं से मुलाकात जारी है और यह माना जा रहा है कि कल जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात के बाद किसी व्यक्ति को सूची जारी प्रदेश कार्यकारिणी की कर दी जाएगी। साथ ही साथ और बात करें तो निगम मंडल में कुछ नियुक्तियों को लेकर संगठन की ओर से नाम दिए जाने थे। बीजेपी के संगठन को तय करना था कि किसको मंत्री दर्जा दिया जाए। लिहाजा इन नामों पर भी चर्चा की गई है और दिल्ली में मुलाकात के दौरान जो सीनियर नेता हैं उनसे इन नामों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। पुनीत, चलिए, तो देखना होगा कि मुलाकातों के बाद में ये घोषणा कब तक होती है। फिलहाल ये मुलाकातें और इसके बाद का इंतजार अभी जो उम्मीदवार या दावेदार हैं उनके लिए थोड़ा सा लंबा उनको लग रहा होगा, लेकिन किसी भी वक्त इनाम घोषित हो सकते हैं। इस तरह की उम्मीदें भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे डिटेल के लिए। कांग्रेस ने कृषि कानून का विरोध करने की एक नई रणनीति बनाई है। 28 दिसंबर से शीत सत्र की शुरुआत होगी और इसके पहले दिन कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे। सदन के भीतर भी इन कानूनों को लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं। पूरे आंदोलन की कमान पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव को सौंपी गई। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और ये दिन किसानों को समर्पित करने का फैसला हुआ है। प्रदेश भर से किसानों को भोपाल बुलाने की तैयारी है। रणनीति के मुताबिक कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसानों को राजधानी की सड़कों पर उतारकर कांग्रेस सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आंदोलन पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस प्रदर्शन से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
मध्य प्रदेश के 35,000 किसान वहाँ पर गए हुए हैं और यहाँ पर भी भोपाल में भी किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। तो उनके पक्ष में जो 3 काले कानून को सरकार वापस ले, केंद्र सरकार सर, आप लोग इस बात को लेके ये मार्च होगा। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं। और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। उधर दिल्ली में अन्नदाता भूख हड़ताल पर हैं तो उनके आंदोलन के समर्थन में भोपाल के नीलम पार्क आ रहे किसानों को पुलिस ने रोका। 3 किसान नेताओं को रात में ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सुबह भोपाल आ रहे किसानों को शहर की सीमाओं पर रोका जा रहा है। साथ ही जो किसान नेता नीलम पार्क में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने आ रहे थे उन्हें पहले पार्क में घुसने नहीं दिया और इसके बाद जब वो सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे तो उन्हें हिरासत में लेकर बसों से पुराने जेल ले जाकर बंद कर दिया। छुप छुपाकर नीलम पार्क पहुंचे कुछ किसानों ने कहा कि 3 नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने आ रहे थे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर किसानों के सत्याग्रह को दबाने का आरोप लगाया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कृषि कानूनों के नाम पर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। किसानों पर एक हिंसक रूप से दबाव डालती है और आंदोलन नहीं करने देती है तो आने वाले समय में किसान गांधीवादी रूप से अहिंसक आंदोलन चलाकर पूरे मध्य प्रदेश को जाम करेगा और सरकार को मजबूर करेगा। कांग्रेस के विधायक सब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचेंगे। भोपाल में भी किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। तो उनके पक्ष में जो 3 काले कानून को सरकार वापस ले, केंद्र सरकार सर, आप लोग इस बात को लेके ये मार्च होगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैंने आप लोगों से पूछा, उनसे भी पूछता हूं, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं उसमें काला क्या है? कोई तो मार्गदर्शन करे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है। ग्वालियर में हुई एक कार्रवाई में नए कृषि कानून का असर दिखा। प्रशासन ने किसानों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले व्यापारी का मकान नीलाम कर दिया। नीलामी से मिले पैसों से 2 किसानों को भुगतान हुआ है। भितरबार ब्लॉक के बाजना गांव का व्यापारी किसानों के 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। इसी तरह गुना में भी किसानों से ठगी का मामला सामने आया। बमोरी के म्याना इलाके के किसानों से एक व्यापारी ने गांव जाकर फसल तो खरीदी लेकिन भुगतान कैश की बजाय चेक में किया। किसान चेक लेकर बैंक पहुंचा तो 18 किसानों के चेक बाउंस हो गए। किसान इससे नाराज हो गए। नाराज किसानों ने 20 लाख का चूना लगाने वाले व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज किया। होशंगाबाद में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ। नंदरवाड़ा गांव में करीब 61 किसानों से एक व्यापारी ने मेनका धान की खरीदी की थी। किसानों का कहना है उपज खरीदने के बाद व्यापारी फरार हो गया। इसके बाद किसान सिवनी मालवा थाने पहुंचे और व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। केंद्रीय कृषि कानूनों में शामिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भले ही इन दिनों पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में किसानों ने दिल्ली में आंदोलन छेड़ रखा हो, लेकिन छिंदवाड़ा का किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए लागत से 2 गुना मुनाफा ले रहा है। 4 ब्लॉक में 8 साल पहले पेप्सिको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई। पेप्सिको ने चिप्स के लिए आलू और रिलायंस ने सब्जी उत्पादन के लिए किसानों से अनुबंध किया था। आज जिले में 3 से 4 हज़ार एकड़ रकबे में आलू बोया जा रहा है। हर साल सैकड़ों टन आलू निर्यात होता है। किसानों के अनुसार कंपनी से अनुबंध के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च होता है। मुनाफा 60 से 70 हज़ार प्रति एकड़ तक होता है। उमरैठ ब्लॉक के रिधोरा में 80% किसान इसी प्रकार की खेती कर रहे हैं। दो साल मैंने शिक्षक की नौकरी करने के बाद मेरा मन शिक्षक की नौकरी पे नहीं लगा, तो मेरा खेती को रुझान हुआ। मैं पहले लहसुन की खेती, मक्के की खेती, सोयाबीन की खेती ये करता था। आज मेरा खुद का 70 से 80 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू लगा हुआ है
और खुद के भी जा रहा है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है और जब से 2013 से मेरे पास मेंटरशिप भी है और रेगुलर किसान जुड़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, प्रोग्रेसिव है और इसमें फ़ायदा ही ले रहा हूँ। कमलनाथ के ट्वीट, राष्ट्रीय किसान दिवस की सभी किसान भाइयों को बधाइयां। कैसी शर्मनाक स्थिति है कि देश का अन्नदाता किसान आज अपनी मांग को लेकर 27-28 दिन से ठंड में आंदोलन कर रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार हठ धर्मिता, तानाशाही रवैया अपनाकर मांगों को अनसुना कर रही है। 35 से अधिक किसानों की अभी तक इस आंदोलन के दौरान जान जा चुकी है। चुनाव के पूर्व भगवान कहे जाने वाला अन्नदाता आज भाजपा नेताओं को देशद्रोही, नक्सलवादी, आतंकवादी, पाकिस्तान, चीन, खालिस्तान समर्थक नजर आ रहा है। बेहद शर्मनाक। 28 दिसंबर 2020 मध्य प्रदेश के किसान विधानसभा का घेराव करेंगे, चलो भोपाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसान विधानसभा का घेराव करेंगे, चलो भोपाल, ये उन्होंने आह्वान किया है और साथ में केंद्र सरकार को घेरा है। सीहोर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश सरकार बड़ा और शक्तिशाली कानून बनाने वाली है। इसमें आने वाले दिनों में और भी मसौदे जोड़े जाएंगे। शर्मा ने कहा कि लव तो चलेगा लेकिन जिहाद नहीं। रामेश्वर शर्मा ने दावा किया कि लव जिहाद कानून हिंदू मुस्लिम समस्या का ठोस हल है। प्रदेश सरकार के इस कानून को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आने से जिहादी मानसिकता वाले लोगों में खौफ कायम होगा। आपके पैसे का भुगतान करेगा। किसान को सुरक्षित रखना, किसान की आय दुगनी बढ़ाना, लब के नाम पर उसको बहलाओ फुसलाओ, बाद में बलात्कार करो, सामूहिक दुष्कर्म करो, उसकी हत्या कर दो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए लव तो चलता है पर जिहाद नहीं चलेगा। आज के लब में जिहाद है और जिहादी मानसिकताओं को कानून ये कुचलेगा। इसी का नाम है हम लव जिहाद पर कानून ला रहे हैं। पर गुंडों में खौफ होगा, लीगियों में खौफ होगा, सीता पर हाथ डालने वालों पर खौफ होगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश दफ्तर में चक्कर लगा रहे नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर, पार्षदों के दावेदारों ने अपनी उपस्थिति अब से दर्ज करानी शुरू कर दी। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दावेदार कांग्रेस और पार्टियों के दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों पर दबाव बनाने में लगे हैं। तारीखों के जल्द ऐलान की घोषणा के बीच दावेदार कार्यालय के चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 344 निकायों में वोटिंग 2 फेज में होगी। चुनाव आयोग 25 दिसंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि विधानसभा के शीत सत्र को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक इसे टाला भी जा सकता है। जनता पार्टी में प्रेशर का विषय नहीं है और ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगरीय निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कार्यालय में आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक सिस्टम है, निर्णय करने की एक समिति होती है और सामूहिकता के आधार पर जो जीतने योग्य जो नाम होंगे, पार्टी निष्ठा के जो नाम होंगे, उस पर विचार किया जाएगा। भीड़ बढ़ रही है, अभी जब उनकी दरें तय होंगी तो भीड़ जो है थोड़ी सी संयत हो जाएगी। हमारे सागर में तो पिछले बार भी जो है मेयर की सीट बिकी थी, इस बार भी इन सीटों की प्राइस लगेगी और वो बेची जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी में चंदे का सिस्टम है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्वरूप के सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मचा है। इस कड़ी में यूके से आने वाली उड़ानों पर रोक लग चुकी है। इस बीच जबलपुर में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल तेज हो गई। जिला प्रशासन ने ऐसे 10 यात्रियों की सूची प्राप्त की जो हाल ही में ब्रिटेन से जबलपुर पहुंचे हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से लौटने वाले लोगों की तफ्तीश की, उन्हें खोजा। ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। जिला प्रशासन ऐसे लोगों की लगातार निगरानी कर रहा है। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीमें गठित की जा रही हैं जो एयरपोर्ट पर यूके से आने वाले लोगों की खोजबीन और पड़ताल करेंगी। यूके से यात्री आए हैं और जैसा कि आप न्यूज़ में जानते हैं कि यूके में कोरोना की नई स्ट्रीम का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो वो यहाँ ना फैले और इसमें कोई ऐसा इशू ना आए, इसलिए उनकी जैसे ही जानकारी मिली है उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनकी सैंपलिंग का काम किया गया है। उनको होम आइसोलेशन में भी रखा गया।
अभी तक 10 लोगों के संज्ञान में आए हैं। ड्रग्स वाली आंटी और प्रीति जैन मामले में इंदौर पुलिस को शहर के 10 और ड्रग पैडलर्स के नाम पता चले जो शहर में ड्रग्स के अवैध नेटवर्क को खड़ा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने राऊ इलाके में एक पब संचालक अकमल हैदरी को गिरफ्तार किया। ईबी रोड स्थित एक मॉल में पब में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। रईस जादे शहर के बाहरी इलाकों में फुल रेव पार्टी का आयोजन करते थे। खबर है कि इन पार्टियों में मॉडल्स, लड़कियां, नशा सब कुछ सप्लाई होता था। पुलिस को इस मामले में एक दूसरे पब संचालक का भी पता चला है। इधर पुलिस ने आंटी के बेटे यश जैन पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। डीआईजी के मुताबिक पुलिस ने ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों के ग्रुप और कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है, जिसके आधार पर अब आरोपियों की गिरबान तक पुलिस पहुंचेगी। दिल्ली से पिछले 7 साल के कनेक्शंस का भी खुलासा हुआ है। इसमें साथ काम करने वाले 2 गैंग के नाम हैं। एक गैंग कोकीन और दूसरा एमडी ड्रग सप्लाई किया करता था। मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में 2 जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का एमडीएक्स का मुख्य तौर पे उसका क्रय विक्रय और इसको सेल करने का, पैडलिंग का इसमें मुख्य आरोप है और उसकी पुष्टि हुई है। और दूसरा जो एक ग्रुप है जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसका कोकीन से जुड़े हुए मामलों में जो लोग अपनी कोड वर्ड में कोक कह के इसका प्रयोग करते थे। इसके दोनों टीमें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही से जुड़ी हुई हैं। इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र के वैष्णो देवी नगर में खेल में 12 साल की बच्ची फांसी पर झूल गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक 12 साल की आयुषी सोलंकी खेल में दुपट्टा गले में डालकर सेल्फी ले रही थी और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी, जिससे ये दुपट्टा गले में फंसा और फंदा कसने से उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त बच्ची घर पर अकेली थी। खबर मिलते ही फौरन परिजन भी घर पहुंचे। फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही। सेल्फी की बात आई है मेरे सामने। जब कल साक्ष्य जो गए थे मौके पे उपस्थित, तो उन्होंने बताया कि एक सेल्फी ली गई है बच्चे के द्वारा, लेकिन सेल्फी में ऐसा कुछ जैसे समझ में आ रहा है कि बच्ची 12 साल की थी, तो बच्ची द्वारा पहले सेल्फी खेलकूद में ली गई थी और शायद फिर उसको घटना की गई है। बाकी उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान की संस्था सोटो को इंदौर से भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। सोटो यानी स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंगदान की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। इंदौर में 5 साल में 40 ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान से 144 लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद मिली। साल 2015 में इंदौर में अंगदान की शुरुआत के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने यहाँ सोटो की सौगात दी थी, जबकि भोपाल में अंगदान के बमुश्किल 8 केस मिले हैं। लेकिन अब सोटो को इंदौर वापस लाने की कवायद शुरू हो गई। अंगदान के सजग सामाजिक संस्थाओं ने भी सांसद शंकर लालवानी से मांग की है। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सोटो की वापसी की मांग की है। इधर संभाग आयुक्त ने भी अधिकारियों से बैठक करके सोटो को वापस लाने की पैरवी की है। सोटो ट्रांसप्लांट होता है तो जो आवंटन की है विधि है उसमें दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि सोटो का जो कार्यालय है वो इंदौर में ही स्थापित हो। ये कार्यालय स्थापित होने के लेकर हम चिंतित भी हैं और हमारी नाराज़गी भी है। हमने अपनी नाराज़गी और अपनी भावना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से दी है और हम चाहेंगे कि ये कार्यालय यहीं का यहीं रहे। मुझे अभी माननीय सांसद जी ने बताया है ये, मुझे इसमें एक्चुअली डायरेक्टली हमारे यहाँ से डील नहीं होता है ये, और क्या कमी थी मुझे डिटेल इसके बारे में मालूम नहीं है कि ये क्या इसको सपोर्ट का इशू था या किस तरह की बात थी जो ये यहाँ से गया है, इसलिए मैं इसमें जवाब अभी आपको बारीकी से दे नहीं पाऊंगा। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं के लिए रामायण यात्रा विशेष टूरिस्ट ट्रेन चलाने के निर्णय लिया गया। ये ट्रेन 26 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021 तक चलाई जाएगी। इंदौर से रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान राम के जीवन से जुड़े अधिकांश स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इस सफर में सबसे आकर्षण का केंद्र अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि रहेगा। 15 दिनी यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग लाभ ले पाएंगे और इसके लिए इंदौर से शुरुआत के बाद 12 स्टेशनों से यात्रियों को लेते हुए ट्रेन आगे बढ़ेगी। हालांकि इस बार रेलवे को इस ट्रेन से अधिक फायदा मिलने पर संशय है, क्योंकि लोग कोरोना के चलते कम उत्साहित हैं।
मकसद है कि मध्य प्रदेश से जो लोग पर्यटन को देखना चाहते हैं वो उससे यात्रा कर सकते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक मैनेजर पूरी तरह से इसको मैनेज करेगा। कोरोना वायरस से हर क्षेत्र प्रभावित है। इंदौर का ड्रामा ड्रेस मार्केट पूरी तरह से ठप है। इस कारोबार से जुड़े व्यापारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें 9 महीने बीत जाने के बाद भी राहत नहीं मिली। ड्रामा ड्रेस मार्केट का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। मैं मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में मौजूद हूँ। रामबाग स्थित आपकी दुकानों का नज़ारा देख रहे होंगे। ये रेडीमेड ड्रामा का एक बड़ा मार्केट है, जहाँ पर ड्रामा से संबंधित हर एक प्रकार की ड्रेस जो है वो रौनक बढ़ाने का काम करती थी। चूँकि क्रिसमस भी आ रहा है और क्रिसमस पर हर बार बच्चों से लेकर बड़े हर कोई यहाँ पर जो क्रिसमस की ड्रेसेस हैं वो खरीदने के लिए आते थे। ख़ास तौर पर बच्चे हो या बड़े, हर कोई जो है क्रिसमस की ड्रेस को पहनना ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन इस बार चूँकि चर्च बंद रहने वाले हैं क्रिसमस पर, ऐसे में जो बाज़ार हैं वहाँ पर वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ स्कूल में इस समय होता था एनुअल फंक्शंस का, जहाँ पर बहुत सारे ड्रामे होते थे, डांस होता था और बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस नज़र आती थी। ड्रामा ड्रेसेस का एक बड़ा क्रेज़ रहता है और इंदौर में एक बड़ा मार्केट भी है। लोग आसपास के जिलों से आके भी खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि कब तक उभरने की स्थिति है, क्योंकि बाकी उद्योग धंधे तो फिर भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। ये आपका कहना सही है, लेकिन बात यह है कि जब तक कि मार्केट में लोगों के अंदर ये भावना नहीं आए कि भाई हम पहन सकते हैं। हम लोग तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉश भी कर रहे हैं, टाइमिंग भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर से जो एक डर है वो ख़त्म नहीं होगा। मेरे को लगता है उसके बिना हम लोगों का काम अभी थोड़ा दिक्कत वाला ही है। अच्छा, सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इसे खरीदने आता है। क्या इस बार वो लोग पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा है, ना कोई देखने आ रहा है। इसी वजह से तो हम लोगों ने शो भी नहीं की ये ड्रेस। तो देखिए, जो बाज़ार, जो दुकानें हमेशा से ही इस सीज़न में गुलजार रहती थी, आज वो बहुत ज़्यादा वीराने में तब्दील हो चुकी है। आलम यह है कि एक भी कस्टमर यहाँ पहुँच नहीं रहा है। क्रिसमस पर सबसे ज़्यादा सेंटा क्लॉज के ड्रेसेस की डिमांड होती थी, लेकिन अब वो ना के बराबर नज़र आ रही है और एनुअल फंक्शन स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं हो रहे हैं, जिसका विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान कोरोना से हुई मौत, धान खरीदी, मानव तस्करी का मुद्दा गूंजा। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में रखा 2500 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट और कल इस पर चर्चा होगी। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो रहा है। किसानों के मुद्दे की गूंज रहेगी। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस का ढोंग बताया। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में भोपाल की नीलम पार्क में धरना देने जाने वाले किसानों को पुलिस ने रोका। कई किसानों को गिरफ्तार किया। किसानों ने मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन दिया। आज सिंहदेव एक दिन के उपवास पर रहे। सिंहदेव ने कहा, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक हर सप्ताह एक दिन उपवास करेंगे। दुर्ग के खुडमुड़ा हत्याकांड में पुलिस ने एक संदिग्ध समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती दौर में पुलिस मामले को प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने एक स्केच भी जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।